Yes beta, please write. A constant retarding force 50 newton, 50 50 newton is applied to a body, is applied to a body of mass 20 kilogram, 20 kilogram, moving initially with velocity, moving initially with velocity 15 meter per second, 15 meter per second. How long does the body take to stop? How long does the body take to stop? Solve it. Hurry up. 2.5 seconds. 2 पॉइंट, पहले बेटा, 5 सेकंड। पहले बेटा ए निकालना है। निकाल लिया? गलत निकाल रहे हो बेटा, अगेन ट्राई इट। पहले ए निकालो, फोर्स इज इक्वल टू एम इन टू ए निकालो। उसके बाद फॉर्मूला लगाना है आपने, बी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, वहां से टी निकालना है बेटा। देखो अपना क्वेश्चन फिर से। ओके सर। ये देखो बेटा जी, स्क्रीन शेयर करी हुई है। एफ इज इक्वल टू 50 न्यूटन है। एफ इज इक्वल टू 50, सॉरी 50 न्यूटन। वेट, एफ इज इक्वल टू 50 न्यूटन। और क्या गिवन है? एम 20 किलोग्राम, एम इज इक्वल टू 20 किलोग्राम। नेक्स्ट, इनिशियल स्पीड u, इनिशियल स्पीड u इज इक्वल टू कितना दिया है? 15 मीटर पर सेकेंड, 15 मीटर per second. And next one is, you can find the a. F is equal to m into a, f is equal to m into a। stop करना है, it mean b is equal to 0, b is equal to 0। so you can calculate the a from that equation, a is equal to f upon m। so beta f is given 50, you can apply 50 upon 20, that is equal to 2.5। 50 upon 20, वेट बेटा, हाँ जी बेटा, सॉल्व इट। ए इज इक्वल टू, अब रिटार्डिंग फोर्स लग रही है, रिटार्डिंग फोर्स लग रही है, इट मीन्स -2.5, 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर per second square। now you can calculate the value of t, so using the relation v is equal to u plus at। so beta
T is equal to B minus U upon A. So beta you know B is 0 because body stop कर रही है, minus U is 15 divided by A is minus 2.5. So beta you can solve this, negative can remain cancel out. So T is equal to 6 seconds. This is your right answer beta. Got my point? Yes, sir. चलो नेक्स्ट, अब बढ़ते हैं थोड़ा सा बेटा आगे हम। ये आपका जो सेकंड यूनिट है, सॉरी थर्ड यूनिट है, इसमें बेटा 3 चैप्टर है। एक चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया है, अब हम सेकंड चैप्टर की तरफ बढ़ रहे हैं। शायद जो हेडिंग डाला है वो आपने देखा भी होगा, दैट इज फ्रिक्शन। अब फ्रिक्शन किसको बोलते हैं बेटा? यू कैन रिमेंबर, फ्रिक्शन इज द प्रॉपर्टी ड्यू टू विच फोर्स इज सेट अप ऑन द सरफेस ऑफ कॉन्टैक्ट व्हेन टू बॉडीज प्रिवेंटिंग एनी रिलेटिव मोशन बिटवीन देम। जैसे बेटा मैंने पहले भी आपको बताया कि आप रोड के ऊपर चलते हैं तो आपके जो शूज है, शूज में डिजाइनिंग करी होती है और जो रोड होता है वो भी रफ होता है। जितना ज्यादा रफ सरफेस होगा बेटा उतनी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ज्यादा होगी। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कैसे लगती है? जब कोई दो बॉडीज एक दूसरे के इन कांटेक्ट में आती है। जैसे आपके पैर जो है रोड के इन कांटेक्ट में आ रहे हैं, आप अपनी पैर की फिंगर्स के साथ अर्थ को पुश करोगे बैकवर्ड डायरेक्शन में और आप फॉरवर्ड मूव करेंगे। तो लिखो बेटा फ्रिक्शन का डेफिनेशन। फ्रिक्शन इज द प्रॉपर्टी, राइट ऑन, एक एक पॉइंट लिखवाऊंगा बेटा, जल्दी से लिख रहे हैं, अपने नोट्स टाइप बन रहे हैं आपके, राइट। फ्रिक्शन इज द प्रॉपर्टी ड्यू टू which a force is set up at the surface of contact of two bodies preventing any relative motion between them is called friction। तो आपने याद रखना है बेटा, जब कोई भी दो बॉडीज एक दूसरे के कांटेक्ट में आएंगी तो और एक बॉडी मोशन में होगी और एक बॉडी रेस्ट में होगी, दैट मीन इट इज कॉल्ड ए फ्रिक्शन। अब लिखेंगे आगे फ्रिक्शन कितने प्रकार का होता है। पहले लिखना है आपने स्लाइडिंग फ्रिक्शन, स्लाइडिंग SLIDING, स्लाइड मतलब स्किट कर रहे हैं आप, जब स्किट करेंगे देयर इज नो फ्रिक्शन। स्लाइडिंग फ्रिक्शन, जैसे आपने देखा होगा बेटा पहाड़ों में बर्फ पड़ती है तो गाड़ी जो है उसके ऊपर रोल नहीं करती है, स्लिप करती है, तो इट इज ए स्लाइडिंग फ्रिक्शन। सो यू कैन राइट बेटा व्हाट इज एन स्लाइडिंग फ्रिक्शन। लिखो व्हेन एवर ए बॉडी, राइट, व्हेन एवर ए बॉडी slide to slide over the surface of another body, the friction that is called into play, the friction that is called into play is called sliding friction, आगे लिखो बेटा नेक्स्ट लाइन में, स्लाइडिंग फ्रिक्शन आर ऑफ टू टाइप्स। पहला लिखना है आपने स्टैटिक फ्रिक्शन, STATIC, स्टैटिक फ्रिक्शन। मैंने आपकी कॉपी चेक करनी है बेटा, लिखो व्हाट इज एन स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक मीन रेस्ट। लिखो इट इज दैट अपोजिंग फोर्स, अपोजिंग मीन उल्टी फोर्स। जैसे मैंने आपको बताया कि आप अपने पैर की फिंगर्स के साथ अर्थ को पुश करते हो, सो one body can move on the surface of another body. So static mean it is the opposing force which comes into play
which comes into play when a body tend tends tends to slide over the surface of another body is called static friction आगे लिखो इसका दूसरा टाइप बेटा काइनेटिक फ्रिक्शन काइनेटिक ये थोड़ा सा बेटा थ्योरेटिकल पोर्शन है इसमें काइनेटिक फ्रिक्शन अब बेटा व्हाट इज एन काइनेटिक फ्रिक्शन राइट it is the opposing force which comes into play when a body is actually sliding over the surface of another body is called kinetic or dynamic friction or called dynamic DYNAMIC is called kinetic or dynamic friction। अब देखो बेटा मैं थोड़ा सा आपको इसको एक्सप्लेन करता हूं। ये देखो ये आपके पास कोई सरफेस है, ठीक है, यहाँ पे हमने कोई ब्लॉक रखा हुआ है, ध्यान से समझना है, और इसका जो रिएक्शन रहेगा ऊपर की तरफ, और इसका जो वेट रहेगा बेटा, वेट इज डाउनवर्ड डायरेक्शन, वेट इज इक्वल टू mg। आप ब्लॉक को इस डायरेक्शन में पुल कर रहे हैं, खींच रहे हैं, तो जो फ्रिक्शनल फोर्स लगेगी बेटा वो इस अपोजिट डायरेक्शन में। तो मैंने आपको लिखवाया कि फ्रिक्शनल फोर्स इज द अपोजिंग फोर्स। अगर ब्लॉक इस डायरेक्शन में जा रहा है तो जो फ्रिक्शनल फोर्स लगेगी बेटा इसके अपोजिट लगेगी, इस डायरेक्शन में लगेगी, ठीक है। तो यू कैन रिमेंबर दीज थिंग्स। सो यहाँ पे ऊपर R लिखा है और नीचे mg लिखा है। सो यू नो द रिएक्शन इज इक्वल टू वेट, मीन रिएक्शन इज इक्वल टू किसके इक्वल आएगा बेटा, mg के इक्वल आएगा, ठीक है। अब बेटा आगे थोड़ा सा और बढ़ेंगे, बेटा। अब लिखना है हमने कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, राइट, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। अब बेटा कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, राइट, या इधर देख लो, नहीं लिखना है इसको तो यहां पे बोलेंगे, ये देखो मैंने लिखा FS, मीन कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन। ध्यान से सुनना है बेटा, यहाँ पे लिखा मैंने कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन। तो बेटा जी यहां से FS डायरेक्टली प्रोपोर्शन को रिमूव करने के लिए मैंने यहाँ पे म्यू लगा दिया। इस म्यू को पढ़ना है हमने कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। इस म्यू को क्या बोलेंगे हम, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। अगर आपको न्यूमेरिकल में आता है कि यू कैन कैलकुलेट द कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, देन यू कैन राइट म्यू इज इक्वल टू FS अपॉन R। क्या लिख सकते हैं, FS अपॉन R। अगर आपको फोर्स पूछा है तो इसको आगे और सॉल्व कर सकते हैं। तो म्यू R की वैल्यू मैंने आपको बताई, R इज इक्वल टू किसके इक्वल होता है, M इंटू जी। ऐसे बताया कि ये ब्लॉक है और इस ब्लॉक के ऊपर रिएक्शन इज इन अपवर्ड डायरेक्शन एंड वेट इज इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, वेट इज इक्वल टू mg। तो मैंने R की वैल्यू को क्या लिख दिया, mg लिख दिया, ठीक है। अगर आप इसको यहां से सॉल्व करें तो आपको पता है फोर्स इज इक्वल टू न्यूटन सेकंड लॉ, m इंटू ए।
और रिएक्शन इज आल्सो इक्वल टू किसके इक्वल होती है, m इंटू जी. So m remain cancel outs and it is equal to a upon g. You can arrange the formula according to the numerical. numerical के according आपने फॉर्मूले को रीअरेंज करना है. ठीक है, तो यहां से आ गया बेटा ये कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन. एक न्यूमेरिकल लिखेंगे इसके ऊपर ही अभी. राइट द न्यूमेरिकल बेटा. ए ब्लॉक ऑफ 10 किलोग्राम, a block of 10 kilogram is pulled at a is pulled 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 at a constant speed constant speed on a rough horizontal surface on a rough horizontal surface by a force by a force 20 newton 20 newton. calculate the coefficient of kinetic friction. ये देखो बेटा जहां पे मैंने S लगाया है वहां पे K लग जाएगा, मीन kinetic friction. यही फर्क है, बाकी फॉर्मूला सारा वही है. तो यू कैन अप्लाई दिस फॉर्मूला एंड सॉल्व इट. मीन काइनेटिक फ्रिक्शन दी है बेटा 20 न्यूटन. ये देखो इधर काइनेटिक फ्रिक्शन कितना दिया है, एफ के इज इक्वल टू 20. ठीक है, अब मैंने ये निकालना है, म्यू के निकालना है, कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन निकालना है. तो क्या लिखूंगा मैं, एफ के अपॉन आर, एफ के अपॉन आर. तो बेटा आर हमारे पास तो नहीं दिया है, तो इट मींस एफ के, मैंने बोला अकॉर्डिंग टू सिचुएशन यू कैन अरेंज द फॉर्मूला. आर इज इक्वल टू किसके इक्वल होता है, एम जी. सो बेटा म्यू के इज इक्वल टू एफ के का वैल्यू कितना है 20 डिवाइड बाय मास कितना दिया है बेटा 10, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू भी कितनी यूज करेंगे 10. इट मीन इट इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा, करो सॉल्व. ये किलोग्राम में, ये मीटर पर सेकंड में. सो यू कैन सॉल्व, मीन इट इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 0.2. तो बेटा इसका कोई कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन का कोई यूनिट नहीं है. क्यों यूनिट नहीं है, ये देखो इधर क्यों यूनिट नहीं है, m इंटू ए, इसका भी यूनिट सेम आएगा, एम जी इसका यूनिट भी सेम आएगा. सेम यूनिट कैन बी कैंसल आउट, दैट्स व्हाई इट हैज नो यूनिट. तो कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन आ गया 0.2 के इक्वल. आगे आगे लिखो बेटा नेक्स्ट. अब हम एक डेरिवेशन सॉल्व करने जा रहे हैं. डेरिवेशन का नाम है एंगल ऑफ फ्रिक्शन. एंगल ऑफ फ्रिक्शन. एंगल ऑफ फ्रिक्शन. इसके ऊपर भी बेटा न्यूमेरिकल आएगा. एंगल ऑफ फ्रिक्शन, एक एंगल ऑफ फ्रिक्शन है और एक एंगल ऑफ रिपोज है. यू कैन रिमेंबर द फॉर्मूला. सो बेटा हियर इज द हॉरिजॉन्टल सरफेस. ये हॉरिजॉन्टल सरफेस है, इसको मैंने एक्स बाई मान लिया, एक्स और बाई मान लिया. ठीक है, और यहाँ पे एक ब्लॉक पड़ा हुआ है, ऐसे ब्लॉक पड़ा हुआ है. ठीक है, तो बेटा जी इसके ऊपर रिएक्शन मैंने आपको बताई, इसके ऊपर की तरफ होगी. ये रिएक्शन है आर, और ये आपका वेट है डाउनवर्ड. वेट इज इक्वल टू एम इंटू जी. मैं इस ब्लॉक को इस डायरेक्शन में खींच रहा हूं, तो मैंने बताया फोर्स इस डायरेक्शन में लगा रहा हूं, तो जो फ्रिक्शनल फोर्स लगेगी इसके अपोजिट डायरेक्शन में, मींस इस डायरेक्शन में आपकी फ्रिक्शनल फोर्स लगेगी. तो मैंने क्या करा, ध्यान से देखना है, इसको मैंने बी पॉइंट नाम दे दिया, इसको मैंने सी पॉइंट नाम दे दिया, इसको मैंने ए पॉइंट नाम दे दिया. फ्रिक्शनल फोर्स को मैं स्मॉल एफ लिख रहा हूं, और जो आप अप्लाई कर रहे हैं उसको आप कैपिटल एफ लिख रहे हैं. तो पहले इसकी डेफिनेशन लिखो.
डेफिनेशन लिखो, बाद में डायग्राम ड्रॉ कर लेना इसका। लिखो द एंगल ऑफ फ्रिक्शन इज द एंगल ऑफ फ्रिक्शन इज द एंगल which the resultant of the maximum force of static friction and normal reaction with the normal reaction makes with the normal reaction। मतलब बेटा ये देखो, इधर ध्यान से देखना है, ये आपका सेंट्रल पॉइंट, ये पॉइंट जो है ये, इसको मैंने O मान लिया, और ये एंगल हुआ मेरे पास थीटा, ये एंगल मैंने थीटा कंसीडर कर लिया। तो मैंने यहाँ पे ट्राइंगल ले ली OBC, ट्राइंगल OB और C, OBC ट्राइंगल ले रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा मैंने BC, ध्यान से देखना है, BC इज परपेंडिकुलर, इसके ऊपर ये परपेंडिकुलर है रिएक्शन के ऊपर, BC इज परपेंडिकुलर अपॉन OB इज बेस, OB इज बेस। तो बेटा आपको पता है परपेंडिकुलर को हम लिखते हैं साइन थीटा, परपेंडिकुलर को लिखेंगे साइन थीटा, और बेस को लिखेंगे बेटा जी कॉस थीटा, बेस को लिखेंगे कॉस थीटा। तो बेटा ये देखो BC को और क्या लिख सकता हूं मैं, OA, क्योंकि इसका सामने वाला कंपोनेंट है, पैरेलल कंपोनेंट है, और OB इज सेम एज इट इज। तो OA किसके इक्वल है, ये देखो लिखा हुआ है, OA किसके इक्वल है, F, F मीन फ्रिक्शनल फोर्स, और OB किसके इक्वल है, इसको क्या बोला है, R, OB इज इक्वल टू R। तो बेटा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा किसके इक्वल बना आपके पास, टेन थीटा, टेन थीटा इज इक्वल टू किसके इक्वल आया बेटा, F अपॉन R। तो अभी आप रीड कर रहे हैं कि F अपॉन R को हम कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बोल सकते हैं, F अपॉन R को हम म्यू बोल सकते हैं। सो बेटा यहाँ पे टेन थीटा, ये न्यूमेरिकल में आना है बेटा, ध्यान से देखना है, टेन थीटा इज इक्वल टू किसके इक्वल आ गया, म्यू के इक्वल। म्यू मीन कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, तो इसको बोलेंगे एंगल ऑफ फ्रिक्शन। गॉट माय पॉइंट, समझ आ गया बेटा। तो ये, यस सर। हाँ जी, कोई कंफ्यूजन है तो पूछ सकते हैं, ये हमारे को न्यूमेरिकल में आएगा, सर हमने ठीक है। यहाँ पे tan थीटा क्यों लगाया? एंगल बन रहा है बेटा, एंगल ये हम ट्रायंगल निकाल रहे हैं ना, परपेंडिकुलर को हम साइन साइन और थीटा, कोस कहाँ गए? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा टेन थीटा के इक्वल होता है भाई साहब। ओके। हाँ, ठीक है। आगे लिखो एंगल ऑफ रिपोज, लास्ट क्वेश्चन है, एंगल ऑफ रिपोज, कल हम इनके ऊपर न्यूमेरिकल करेंगे फिर। एंगल ऑफ रिपोज, एंगल ऑफ रिपोज, पहले हमने एंगल ऑफ फ्रिक्शन निकाला, रिपोज POSC, एंगल ऑफ रिपोज। हाँ जी बेटा, पहले लिखेंगे डेफिनेशन, द एंगल विच एन इंक्लाइंड, एंगल विच एन इंक्लाइंड, वेट बेटा, हाँ जी बेटा, राइट, द एंगल विच एन इंक्लाइंड प्लेन, इंक्लाइंड होता है बेटा 45 डिग्री, इंक्लाइंड प्लेन मेक्स विद द हॉरिजॉन्टल, makes with the horizontal when a body placed, when a body placed over it, over it and just
start sliding down and just start sliding down। इंक्लाइंड का मतलब बताया बेटा मैंने 45 डिग्री। ये देखो आपके पास इंक्लाइंड प्लेन है, ये मेकिंग एन एंगल थीटा, और इसके ऊपर एक ब्लॉक पड़ा हुआ है जो कि स्लाइड कर रहा है। यहाँ पे एक ब्लॉक पड़ा हुआ है जो जस्ट टू स्लाइड। ये आपकी रिएक्शन है ऊपर की तरफ, सिमिलर ये आपकी रिएक्शन है, और ये यहां से इसका वेट इस डायरेक्शन में होगा। वेट इज इक्वल टू एम जी, मेकिंग एन एंगल, ये होगा बेटा थीटा एंगल, और इसको लिखूंगा मैं एम जी कॉस थीटा। एम जी कॉस थीटा, जैसे मैंने पहले बताया बेस को कॉस थीटा बोलते हैं, परपेंडिकुलर को साइन थीटा बोलते हैं। इसको बोला मैंने एम जी कॉस थीटा, और ये ब्लॉक जस्ट स्लाइड ऑन नीचे की तरफ आ रहा है। इसका मतलब ये बना आपके पास एम जी साइन थीटा, एम जी साइन थीटा के इक्वल। ठीक है, और जो फ्रिक्शनल फोर्स लग रही है बेटा नीचे की तरफ आ रहा है, इट मीन फ्रिक्शनल फोर्स ऊपर की तरफ लग रही है। ठीक है, तो मैंने इसको सॉल्व करना है बेटा। तो रिएक्शन देखो इधर, रिएक्शन ऊपर की तरफ है, आर इज इक्वल टू क्या लिखा, नीचे की तरफ क्या है, एम जी कॉस थीटा, पैरेलल कंपोनेंट एम जी कॉस थीटा। ये देखो रिएक्शन ऊपर की तरफ है और इधर नीचे की तरफ एम जी कॉस थीटा। अब मैं फोर्स लिखूंगा बेटा, ये देखो फोर्स इस डायरेक्शन में, तो फोर्स F इज आल्सो इक्वल टू, ये किसके इक्वल आ रही है बेटा, एम जी साइन थीटा के इक्वल आ रही है, एम जी साइन थीटा के इक्वल आ रही है। अब बेटा जी फिर से फॉर्मूला लगेगा, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R एंड F इज इक्वल टू म्यू इंटू आर, म्यू इंटू आर। अगर मैं म्यू निकालूंगा इट मीन इट इज इक्वल टू एफ अपॉन आर। तो एफ की वैल्यू पुट करेंगे बेटा, एफ का वैल्यू है हमारे पास एम जी साइन थीटा, एम जी साइन थीटा, और दूसरे का वैल्यू है हमारे पास एम जी कॉस थीटा, एम जी कॉस थीटा। तो बेटा एम जी रिमेन कैंसल आउट, म्यू इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा हो गया टेन थीटा के इक्वल। अब आपने पीछे वाला रिलेशन भी याद रखना है, वहां पे मैंने निकाला म्यू इज इक्वल टू टेन थीटा, और यहाँ पे भी क्या आ रहा है, म्यू इज इक्वल टू टेन थीटा। वहां पे कनेटिक फ्रिक्शन या स्टैटिक फ्रिक्शन निकाल रहे थे, ये आपका एंगल ऑफ रिपोज है। अब अगर आपने कॉफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन निकालना है, तो यहां पे आप लिख सकते हैं म्यू एस इज इक्वल टू टेन थीटा, कॉफिशिएंट ऑफ एस मीन स्टैटिक फ्रिक्शन, म्यू एस इज इक्वल टू टेन थीटा। और इक्वेशन नंबर इसको कंपेयर कर देंगे, मतलब ये वैल्यू आप यहाँ पे पुट कर देंगे, तो इसको आप 5 पुट कर दो, मीन टेन 5 बोल दो, इसको एंगल चेंज कर दो, टेन 5 इज इक्वल टू किसके इक्वल आ गया, टेन थीटा के इक्वल आ गया। एंगल को चेंज कर दिया, टेन थीटा, टेन टेन कट जाएगा, तो मीन 5 इज इक्वल टू किसके इक्वल आ जाएगा, थीटा के इक्वल आ जाएगा। तो बेटा ये दो क्वेश्चन करने हैं, फ्रिक्शन करना है जो मैंने लिखवाया वो करना है, और कल हम इसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स और आगे ट्राई करेंगे। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। कोई तेरा कंफ्यूजन है तो बोल सकता है। हाँ जसविंदर, कोई कंफ्यूजन है तो पूछ सकता है। चलो बेटा मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में हम ना। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।